फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट दो क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ओम्स लॉ को अच्छे से पढ़ लिया था। ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध यानी कि करंट का जो फ्लो है उसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसे कहा जाएगा रेजिस्टेंस। और आइए चलते हैं आगे और ये पता करते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ा था कि ओम्स लॉ हम पढ़ रहे थे और V बराबर आई आर के बारे में हमने बात कर ली थी। यहाँ से हमने R को डिनोट कर दिया था ओम से और इसकी यूनिट हमने निकाली थी V बाय आई, दैट इज वोल्ट पर एम्पियर। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब आज की क्लास में हम सबसे पहले ये जानें कि ये जो रेजिस्टेंस है किस किस चीज पर डिपेंड करता है और क्या इस रेजिस्टेंस से मिलती जुलती कोई और यूनिट भी है जो हमारे काम की है इस चैप्टर में। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, भाई इतना पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन तो बनता है। अब तक जो हमने पढ़ लिया उसमें से एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड, सामने देखकर ही पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। हाउ विल इट इफेक्ट द करंट। यानी कि मुझे तो इतना इतना बताओ आप कि रेजिस्टेंस को अगर मैं किसी सर्किट के अंदर डबल कर दूं तो करंट जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन देखो, वो 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा या सेम रहेगा। चलो बताओ, देखें, सोच लो एक बार मन में आंसर और अब मैं बताती हूँ और फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस का सही है। चलो देखो, अब यहाँ बात कर रहे हैं देखो कि आर आई पर यानी कि करंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इनवर्सली मीन्स उल्टा, है ना। ये अगर डबल हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा। देखो इसको आप आर को 2R कर देते हो, है ना, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 1 बाय आई है। इसको आप अगर इधर ले जाते हो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा। तो अगर आप रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो करंट कैसा हो जा रहा है, 1/2 हो रहा है कि नहीं, आधा हो रहा है कि नहीं, है ना। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ कि रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए, इट विल बी डबल्ड, तो करंट विल बिकम हाफ। कैसा रह जाएगा, करंट कैसा हो जाएगा, पहले की तुलना में आधा ही रह जाएगा। ठीक है। अब ये जो करंट है ना, हम रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे थे, तो अब ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये हमें जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बात जो कि इस चैप्टर में अब हमें आगे पढ़नी है। ये क्लियर हो गया, इसको डबल करना है तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये एक दूसरे के वाइस वर्सा मीन्स एक दूसरे के विपरीत है। एक को दुगना करने पर दूसरा आधा, एक को 4 गुना करने पर दूसरा 1/4 हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, नोट करो, कॉपी में हेडिंग डालो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर, यहाँ कंडक्टर वायर की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, सबसे पहला आप नोट करो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, देखो वायर आपने देख रखा है, अब हालांकि होते पतले से हैं लेकिन इनका शेप की अगर हम बात करें तो वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है ना। अब देखो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ऐसा ही है ना वायर हमारा, अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखे तो इतना ही मोटा दिखेगा। अब ये जो शेप है ये कैसा है, सर्कल। आपने मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, सिलेंडर वाले, याद करो। तो ये सर्कल जो है, ठीक है, अब इसका क्या लेना है हमको, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया आप निकाल सकते हो ना पाई आर स्क्वायर से, कि नहीं, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर पर किस तरह डिपेंड करता है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। यहाँ पर हम एरिया को डिनोट कर रहे हैं, एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। चलो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसके
इसके बाद लेंथ ऑफ द वायर, सेकंड लिखो, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि वायर की जो लेंथ है ना उस पर ये रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है। तो देखो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो देखो एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ आपको कि आपने देखा होगा कि हमारे जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा फ्रिज होता है ना, तो उसका वायर कभी देखा है आपने, ऐसे होता है 2-3 मीटर लंबा, काफी लंबा सारा नहीं होता ना, कितना बड़ा होता है कि बस इजीली हम जहां भी हमें फ्रिज को सेटल डाउन करना है वहां पर इजीली वो फिट हो जाए, इतना ही होता है। मोबाइल का चार्जर देखो आप, क्या 2-4 मीटर लंबा वायर होता है, चाहे हम परेशान हो ले लेकिन तो भी मोबाइल का जो वायर होता है ना चार्जर का, ज्यादा ज्यादा 1-1.5 मीटर लंबा, इससे ज्यादा नहीं होता। देखा है आपने क्यों होता है ऐसा, ये वायर इतने छोटे क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? तो देखो इसके पीछे रीजन है ये कि जितना ज्यादा वायर लंबा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो? रेजिस्टेंस का मतलब है करंट के फ्लो होने में उत्पन्न होने वाली बाधा। जितना लंबा वायर होगा उतना ही कम क्या होगा, करंट इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, और जितना छोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और करंट फुल्ली अच्छी तरीके से जिस भी इक्विपमेंट को चाहिए उसको मिल जाएगा। दैट इज वाई कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके वायर्स की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं होती है, ड्यू टू किस लिए, ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको पता चल गया। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि साइंस इज एवरीवेयर, हमारे जीवन में भी साइंस जो है वो हर जगह है। तो आपके मोबाइल के चार्जर की लीड भी इसीलिए लंबी नहीं है, फ्रिज का वायर भी इसीलिए लंबा नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के वायर इसीलिए लंबे नहीं रखे जाते। अब क्या होगा कि अगर हम ये जो दोनों हमने नोट किया ना, इनको अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें। एक चीज और है जिस पर कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वायर, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल से मतलब यहाँ पर ये है कि किस मेटल का आपने वायर लिया हुआ है। कुछ है जो गुड कंडक्टर्स हैं, कुछ है जो गुड कंडक्टर्स के मुकाबले थोड़े, जैसे सिल्वर है तो सबसे अच्छी कंडक्टर किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, इस तरीके से। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या होगा। तो बाय ज्वाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को अगर हम प्लस कर दें तो हमको क्या मिलता है, ये देखो कि R जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, 1/a के भी, और साथ में किसके है, L के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/a, तो क्या ये गलत है? नहीं है। और क्या हो कि अगर अब याद कर लो कि ये साइन तो हटाना पड़ेगा ना, और साइन हटाते ही क्या साइन लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो देखो R इज इक्वल्स टू रो L/a, ये जो मैंने ये बनाया ना, ये इसको कहते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, अब ये जो रो है ये क्या चीज है, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेशल कंडक्टेंस। ठीक है, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेशल कंडक्टेंस, और इसकी यूनिट जो है वो आपको याद करनी है। इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ओम इंटू मीटर। ये तो ये हमने क्या पढ़ लिया अब तक कि रेजिस्टेंस जो है ना किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है और किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ये रो रेजिस्टिविटी स्पेशल कंडक्टेंस आपने पढ़ लिया, और ओम इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक की, जिससे जुड़े न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आपसे एग्जाम में पूछे ही जाएंगे मैंने इसलिए कहा क्योंकि कंफर्म है कि पूछे ही जाते हैं। चलो तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। यानी कि अगर हम ये जो वायर्स है ना इनको एक निश्चित क्रम में जोड़ें। निश्चित क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है कि आपने अगर लास्ट क्लास में सुना हो मेरे मुंह से, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको एक बार तो कहा एमीटर को तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, और एक बार मैंने कहा आपको कि वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। अब ये है क्या, तो इनको अब हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से पढ़ना है उसको देखो। सबसे पहले हम क्या जाने, एक सीरीज सर्किट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पड़ेगा कि हमको ये जानना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या। तो मैं एक डायग्राम की मदद से पहले आपको ये समझाती हूँ कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। क्या बना रहे हैं अब हम, क्या है ये है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, ठीक है। आप देखो, ठीक है, ये क्या है तीनों, ये क्या है तीनों, ये रेजिस्टर वायर्स हो गए, ठीक है। अब ये जो एक्स और वाई पॉइंट हैं, इनके बीच में मैंने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। क्या नापने के लिए, ये मैंने लगा दिया इनके बीच में, क्या नापना है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। अब क्या लगाया मैंने, देखो करंट फ्लो को बताने के लिए एक एमीटर मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने ये जोड़ दिया। अब बताओ ये क्या है, समझ में आ गया, बताओ ये समझ में आया कि नहीं, है क्या इजी, इजी है ना एकदम। अब देखो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, कि आप ये मान के चलो कि आप किसी ग्राउंड में खड़े हो, आप और आपके फ्रेंड्स 1 बाय 1 खड़े हुए हैं और आप सबने अपने हाथ आपस में पकड़ रखे हैं। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ देखो ये तीनों वायर हैं और इनका एक सिरा किसी दूसरे वायर के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। देखो इसका एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इस वायर से जुड़ा हुआ है। इसका एक सिरा पहले से, एक सिरा दूसरे वायर से, और इसका एक सिरा दूसरे वायर से और दूसरा सिरा पॉइंट वाई से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक सीध में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। मान लो ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, सही है। ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। आप सर्किट को कंप्लीट करते हैं। देखो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तीनों के अंदर तीन अलग अलग वायर के टुकड़े हैं तो तीनों के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ये हमारा वोल्टमीटर हो गया, ये हमारा एमीटर हो गया, ये स्विच हो गया, प्लस का साइन यहाँ आएगा बड़ा वाला नंबर, और ये माइनस। करंट फ्लो कहाँ से करेगा, इधर से कि इधर से, इधर से करेगा, सही है। ये देखो करंट फ्लो कर रहा है, ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, और इसके अंदर फ्लो कर रहा है करंट। कुछ गलती है क्या बताओ, है क्या गलती, है ना, क्या गलती है, ये गलती है, प्लस इधर है ना तो ये प्लस, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, ध्यान रखना इनका। तो ये प्लस हो गया और उधर हो गया आपका माइनस, ठीक है। ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, करंट इधर से जा रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल यही होगा और नेगेटिव टर्मिनल यही होगा। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्लियर हो गए। ये स्विच हो गया हमारा की, दैट इज कॉल्ड की, है ना। अब ये बंद है कि खुला है बताओ, कल वाला सर्किट डायग्राम याद करो, बंद है, ठीक है। ये स्विच हो गया आपका, और इस तरीके से आपने बना लिया क्या, सर्किट डायग्राम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आगे हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अब देखो करंट की हम बात करते हैं। करंट यहाँ से आ रहा है, जो करंट इस वायर में होगा वही इसमें होगा और वही करंट इस वायर में होगा। यानी कि यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लो, आई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब लिखना कैसे स्टार्ट करना है आपको, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे करंट इज कांस्टेंट इन ऑल द 3 वायर्स या ऑल पार्ट्स ऑफ द सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। करंट या आई लिख दो इज सेम थ्रू आउट द सर्किट, सही है, थ्रू आउट द सर्किट। अब क्या फाइंड आउट करें अपन, यहाँ पर क्या होगा, आपको नोट क्या करना है, यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर अपन, है ना। सम ऑफ वोल्टेज इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। अब देखो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 पहले वाले के लिए, इसके लिए V2, इसके लिए V3। I कांस्टेंट है, V की वैल्यू हो जाएगी, तो आप लिखो अब यहाँ पर टोटल वोल्टेज, है ना, या टोटल V इज इक्वल टू सम ऑफ V1, V2 एंड V3। यानी कि हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है बात। V1, V2 और V3 लिख दिया हमने।
अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कल याद किया था V बराबर क्या था बताओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V को हमने लिखा था V इज इक्वल्स टू आई आर। बाय पुटिंग द वैल्यू यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, V1 इज इक्वल्स टू आई आर वन। भाई पहले वायर में रेजिस्टेंस R1, दूसरा V2 इज इक्वल्स टू आई आर टू, और तीसरे के लिए V3 इक्वल्स टू आई आर एन थ्री। क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, V1, V2 और V3 की वैल्यू, टोटल V निकालना है आपको। तो अब लिखो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये आप लिख लोगे, मैं नोट कर देती हूँ, अलग पेन से लिखते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। यहाँ लिख देती हूँ, पुटिंग द वैल्यूज of V1, V2 and V3 in equation फर्स्ट। ठीक है, V की जगह आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, V बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। V बराबर क्या होता है, आई आर, यहाँ तीनों में देखो आई कॉमन है, तो आप क्या करो, यहाँ आई को कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल हो गया, R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जब जो कंडक्टर वायर्स हैं इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना, वो इंडिविजुअल वायर्स के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ये आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, साथ में ये भी आपको करना पड़ेगा। काम क्या क्या करना है वो पता चल गया। पहली बात तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद आपको, यानी कि अब आपको क्या करना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो जितने भी रेजिस्टेंस वायर हैं उन सभी के रेजिस्टेंस का सम कर देना है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, सर्किट डायग्राम बना लिया होगा, तो देखो अब आपको क्या लिखना है इसमें, ये जो आपने डेरिवेशन निकाल ली इसके लिए आप लिखोगे कि when resistors are joined in series combination, the total resistance is equal to the sum of all individual resistors। ठीक है क्या बात? तो हिंदी में हम अगर इसको समझना चाहें तो क्या बोलेंगे कि जब प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान सभी तारों के या सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। When resistors are joined in series combination, total resistance is equal to the sum of all individual resistors। सभी प्रतिरोधों के टोटल जो है किसका, प्रतिरोध का, उनका सम जो है वो इन सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। फाइंड आउट करने का तरीका हमने ये जान ही लिया, साथ ही साथ हमने ये जान लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगली जो बात हम करते हैं वो हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसको जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो पेज चेंज कर लो और सबसे पहली बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट डायग्राम की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये तीन वायर्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन इनके जोड़ने का जो तरीका है वो किससे अलग है, वो अलग है किससे, सीरीज कॉम्बिनेशन से। इनके बीच में क्या निकालना है अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए हमने जोड़ दिया वोल्टमीटर, प्लस माइनस का साइन हम सेल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखो
तो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन से अलग दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है ना, अलग है ना? ठीक है, अब क्या क्या जोड़ना है क्या हमको? एक तो ये सेल जोड़ दिए, और क्या जोड़ना है? एमीटर, और ये हमारा स्विच हो गया, दैट इज की। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये प्लस अलग पेन से बनाओ। देखो ये प्लस और ये माइनस, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये करंट फ्लो हो रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ इधर, और ये इधर, और ये इधर। यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। सही है बात? अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो आप कि ये पॉइंट ले लो ए और ये पॉइंट ले लो बी, कि ये जो दूरी है ना तीनों वायर्स की, 3 वायर है, ये R1 मान लो, ये R2 R3, या वायर नंबर 1 2 और 3, इन तीनों के बीच की दूरी बराबर है ना? और हमने पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया काम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वायर नंबर 1 का भी सेम होगा, यहां से यहां तक ही लाया जाएगा, 2 का भी सेम होगा और 3 का भी सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट के लिए V will remain equal in all 3 resistors। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया कि क्यों रहेगा सेम? क्योंकि डिस्टेंस जो है A और B के बीच का वो तीनों वायर्स के लिए सेम है, तो वर्क डन विल बी इक्वल, है ना, टू इन ऑल द 3 रेजिस्टर या रेजिस्टर वायर्स। ठीक है, अब आई करंट देखो, करंट की जब हम बात करें तो इस वायर में अलग करंट फ्लो करेगा, इसमें अलग और इसमें अलग करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ अगर हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम ओम्स लॉ V is equals to IR, from here I is equals to V by R for R1 या रजिस्टर वायर नंबर 1, I1 is equals to V upon R1। क्यों? क्योंकि V तीनों वायर्स के लिए कैसा है? इक्वल है। R2 हो जाएगा I2 बराबर V by R2, और R3 will be equal to I3 equals to V by R3। यहाँ पर आप फॉर R1 R2 और R3 के लिए रजिस्टर 1 2 और 3 भी लिख सकते हो, है ना? ऐसे लिख दो ताकि अलग पता चल जाएगा। रजिस्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, I1 I2 I3 हो गया। अब क्या करना है? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या मैं इसको रब कर दूं? चलो ये काम आएगा शायद। चलो इधर आते हैं, तो लिख दो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज of I1 I2 I3 in equation number first। I is equals to I1 plus I2 plus I3। I को जो I की जगह आप क्या लिख सकते हो? V अपॉन R लिख सकते हो ना? यहाँ आपने लिख दिया V by R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V by R है, यहाँ पर आप इन तीनों में से V को कॉमन ले सकते हो। यहाँ भी V अलग आप अगर निकाल दो तो ये हो जाएगा 1 by R इज इक्वल्स टू V आपने कॉमन ले लिया 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। V से V कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी? R की। किस कॉम्बिनेशन के लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना है तो उसको निकालने के लिए 1 by R इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 को आपको यूज में लेना पड़ेगा। वहां पर क्या कर रहे थे हम? सीधा सीधा जोड़ रहे थे। यहाँ पर इनके रेसिप्रोकल को आपको ऐड करना है। रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स 1 by, जैसे आप 2 है तो 2 अकेला नहीं है, 2 के नीचे क्या है? 1 है ना, और इसका इनवर्स करेंगे तो 1 by 2 हो जाएगा। उस तरीके से फटाफट इसको नोट करो। आगे हम इसको डिफाइन करते हैं कि क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अब इसको नोट करते हैं कि हमें क्या लिखना है। यहाँ पर नोट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिखो इसको, इन अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स। समझ में आया कि क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स बहुत सारे अगर जुड़े हुए हैं तो उनका क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस joined in parallel combination, ठीक है ना। तो क्या किया आपने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, joined in the parallel combination is equal to the combination is equal to the sum of reciprocals। क्या कर रहे हो आप, इक्वल टू द सम, तो 1/R1 1/R2 और 1/R3 को आप प्लस कर रहे हो ना, ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये देखो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो देखो रेसिप्रोकल जब किया जाता है, यानी कि जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना। योग यानी टोटल, और टोटल में किसका, सॉरी व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी कि रिवर्स के इनवर्स के टोटल के इक्वल होता है। अब यहां से अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 रेजिस्टर वायर है, ठीक है, केवल 2 रेजिस्टर वायर हैं, तो उनके लिए आर की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 रेजिस्टर्स, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस वायर है, 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से आप क्या ले लोगे, एलसीएम, R1 से R1 कैंसिल, R2 1 जा R2, मैच याद आ गई, R2 से R2 कैंसिल, यहाँ आ गया R1। ये देखो, तो जब 2 रेजिस्टर वायर को जोड़ा जाएगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, किस किस को पढ़ लिया हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ लिया और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ लिया। इसके साथ ही एक चीज और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ तक पढ़ने के बाद इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। तो अगली क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, उस क्लास में हम यहाँ जहाँ तक पढ़ लिया ना इसकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स वाली क्लास जिसमें दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस शुरू में जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़े ना फॉर्मूला, उनसे जुड़ा भी अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसको भी साथ के साथ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इनको अच्छे से याद कर लेना यहाँ तक को, क्योंकि ये जो पार्ट है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। प्लस आपको ये भी ध्यान होगा कि आपके जो सिलेबस है ना उसका सबसे ज्यादा लगभग सबसे ज्यादा जो वेटेज है अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर का 9 to 10% जो पार्ट है वो इस चैप्टर पर डिपेंड करता है। क्लियर है, तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को, सो डोंट मिस दैट क्लास। और इस क्लास को भी अच्छे से पढ़ के साथ के साथ नोट करते जाना, और इतना टिपिकल नहीं है, एक बार कर लिए तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक यहाँ तक की तैयारी अच्छे से करके रखना। बाय।